बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस बहुत सी मैंने एम्ब्रियो को जल्दी से क्लिनिकल डिस्कस किए हैं। 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा मैंने एम्ब्रियो को क्लिनिकल डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो है ना यहाँ पे गैस्ट्रोचेसिस और फेलोसील ये 89 टू 90 पेज के ऊपर आपने देखना है। इन दोनों के अंदर फ़र्क अमूमन पूछना है। गैस्ट्रोचेसिस क्या होता है कि अगर एब्डोमिनल वाल जो है ना वो स्मॉल क्लोजर इन दी एब्डोमिनल वाल हो, बॉडी वाल जो है ना फेल टू क्लोजर इन दी एब्डोमिनल रीजन हो गया। बॉडी वाल होल बॉडी वाल क्लोजर फेल इन दी एब्डोमिनल रीजन, यानी एब्डोमिनल सिंपल यार क्यों कम्प्लेक्स इतना मैं बना रहा हूँ। एब्डोमिनल वाल जो है ना वो मुकम्मल नहीं बनती है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोचेसिस। जो ओमेफेलोसील जो होता है ना वो क्या होता है, हर्निएशन नॉट कमिंग बैक हो गया। मतलब हमें पता है कि जब वो ना गैस्ट्रेशन के दौरान जो हर्निएशन हो जाती है, आई थिंक 4th वीक के बाद होती है कोई, वहाँ पे क्या होता है हर्निएशन होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो एब्डोमेन से बाहर आती है और फिर वो आराम आराम से अंदर भी चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ओमेफेलोसील ये कंडीशन है कि अगर वो हर्निएशन बाहर ही रह जाए, इसे हम कहते हैं ओमेफेलोसील हो गया। नेक्स्ट जो है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, हम ऑलरेडी बताया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। और एक है SGA स्मॉल गेस्टेशनल एज। इसके अंदर क्या होता है कि वो प्री मेच्योर जो है ना वो बेबी की डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पे बेबी अपना पूरा करता है लेकिन वो ग्रोथ जो है ना उसकी कम रह जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन कम है माँ के पास। यहाँ पे जो है ना वो न्यूट्रिशन भी कम है लेकिन वो बर्थ भी जल्दी हो जाए, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोमनियाज और पॉलीहाइड्रोमनियाज। गाइस पहले ये देख लें गैस्ट्रोचेसिस क्या होता है। व्हेन बॉडी वाल क्लोजर फेल इन दी एब्डोमिनल रीजन हो गया, बॉडी वाल फेल इन दी क्लोजर एज ए रिजल्ट हो गया दी हर्निएट इन दी एमनियोटिक कैविटी डिफेक्ट हो गया यूजुअली इन दी राइट ऑफ दी साइड ऑफ दी अम्बिलिकल आर्टरी। बस यहाँ तक याद रखना है। नेक्स्ट जो है ना ओमेफेलोसील क्या होता है, ये क्या होता है अम्बिलिकल हर्निएशन हो जाती है। फेल टू रिटर्न इन दी एब्डोमिनल कैविटी, मतलब लूप बाउल या विसरा जैसा कि लीवर जो है ना वो हर्निएट हुए होते थे ना बाहर में, लेकिन वो फिर दोबारा अंदर चले जाते थे पेट के अंदर। ये दोबारा फेल टू गो इन टू दी एब्डोमिनल कैविटी, रिटर्न नहीं होते, इसे हम कहते हैं ओमेफेलोसील। आपको ये डायग्राम भी दिख रही होगी, ये देखें एब्डोमिनल ये कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं। ओके हो गया। अब इसकी बारी है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ सिस्टम अप्लाइड फॉर इन्फेंट हु डोंट अटेन देयर ऑप्टिमल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ मुकम्मल नहीं होती यूट्रस के अंदर। दीज इन्फेंट आर पैथोलॉजिकली स्मॉल एंड रिस्क फॉर पुअर आउटकम हो गया, हमेशा इन्हें कोई ना कोई बीमारी रहेगी। जबकि स्मॉल ग्रोथ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज SGA हैव ए बर्थ वेट दैट इज़ बिलो द 10th परसेंटाइल फॉर देयर गेस्टेशनल एज, मतलब उनका बर्थ रेट जो है ना बर्थ वेट वो बहुत कम होता है। अमूमन जो होता है ना 1500 से 4000 ग्राम, यानी 2500 से 4000, 2.5 किलो से 4 किलो तक का बेबी होता है। 6 से 9 का LB की लेंथ होती है। क्राउन रम्ब लेंथ 36 सेंटीमीटर, जबकि क्राउन हील लेंथ जो है ना 50 सेंटीमीटर। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। इसके अंदर वो जो है ना वो ये सारी कैटेगरीज पूरी नहीं कर पा रहा होता। 2.5 से जो 4 किलोग्राम का बेबी है ना वो उतनी वेट नहीं बेर करती, इसलिए हम कहते हैं इसके स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो गया। इसके अंदर क्या होता है जनाब, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ लाइफ होता है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और हाइपोगोइसिस, ये सारे के सारे जो है ना वो बेकर्स हाइपोथेसिस के अंदर, फिर टाइप 2 डायबिटीज़, ये नेक्स्ट जो है ना वो उसके अंदर आ जाती है इंट्रायूट्राइन और RDS। एक रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ना वो आपको पता है, जो इंट्रायूट्राइन वाले बेबी होते हैं ना, यार इसको क्या मसला है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ वाले बेबी होते हैं ना उन्हें एक बीमारी होती है RDS रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। टाइप 2 नीमोसाइट्स जो होते हैं ना उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है, जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना होता है जो लंग्स को कोलैप्सेशन से बचाते हैं और उसका जो है ना वो सरफेस टेंशन भी ख़त्म करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में जो है ना वो सर्फेक्टेंट नहीं होता इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो वो जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इन्हें इंक्यूबेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट एक जो मैंने पहले बताया था प्रीक्लेम्सिया, ये मैटरनल हाइपरटेंशन, ये मुझे यहीं पे मिल गया। और प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन के अंदर उसकी प्रोटीन माँ की आ रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इसको हम कहते हैं प्रीक्लेम्सिया होगा। इसके अंदर मोस्टली क्या था कि जो है ना अगर वो सीजर्स के अंदर चली जाए ना माँ, अमूमन तो अच्छा ना यार, प्रोटीन यूरिया था और हाइपरटेंशन थी, लेकिन अगर वो ज़्यादा ही सीवियर हो गया तो उसे सीजर भी आने, माँ को जो है ना वो दौरे पड़ने लग जाएंगे, उसे हम कहते हैं एक्लेम्सिया। अब इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या फैमिली हिस्ट्री होगी या फिर मल्टीपल गेस्टेशन, मतलब एक से ज़्यादा ट्विंस होंगे, ठीक है। मोस्टली कॉमन इन वुमेन विद हेरिडिटी ऑफ मोल जो होती है ना जिनका सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट होता है, उनके अंदर ये हाइपरटेंशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट जो एक मैं बताना भूल गया था, एरिथ्रोम ब्लास्टोसिस फीटालिस। इसके अंदर क्या होता है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फीटस का जो है ना RH पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, फीटल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, मतलब ब्लड को इनकम्पैटिबल हो गया। अब फीटस जो है ना वो ब्लड जो है RH पॉजिटिव फीटस का वो क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को और माँ की मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। अब माँ की जो है ना वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वो कहेगा कि ये RH पॉजिटिव कहाँ से आ गया, वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। तो वो जो है ना बेसिकली फीटल की RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। इसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब जो एरिथ्रोसाइट हैं फीटस के, उनकी जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हो जानी है। सीवियर अगर ये हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, लीवर डिजीज़ हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs की वजह से क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा फीटस को। और इसके अलावा बहुत सी जो है ना लीवर इनलार्जमेंट, स्प्लीनोमेगैली, ये सारे के सारे जो होंगे। एक कुछ प्लेसेंटा से रिलेटेड भी मुझे यहाँ नज़र आया कि कुछ स्टीराइडल हार्मोन और कुछ जो है ना वो थायरॉक्सिन। स्टीराइडल जो है ना वो इजीली क्रॉस कर लेते हैं प्लेसेंटल बैरियर को। अगर माँ स्टीराइड ले रही है तो वो बेबी के अंदर भी जाएगा, लेकिन अगर जो है ना वो थायरॉक्सिन वगैरह ले रही है तो वो इतना ऐसा नहीं जाएगा, जैसा कि हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट है ना माँ। अच्छा, एक डाइथाइल स्टिलबेस्टिडोल, अगर वो ना ये एंटी प्रेगनेंसी जो है ना मेडिसिन वो पहले ले रही थी माँ, तो अब भी ले रही है, उसे पता ही नहीं है कि मैं हामला हूँ, और वो जो है ना वो डाइथाइल स्टिलबेस्टिडोल लेती जा रही, वो क्या करेगा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। अच्छा, ये फीमेल जो है ना इनके जो बेबी होंगे, अगर फीमेल बेबी है तो उसके अंदर यूट्रस का कैंसर होगा, सर्वेक्स का कैंसर होगा, ठीक है। अगर मेल है तो उसके अंदर जो है ना वो मेल बेबी के अंदर जो है ना टेस्टिस का कैंसर, जब वो बड़ा होगा तो उससे टेस्टिकुलर कैंसर इसको होगा। इसलिए ये मेडिसिन अब बैन हो चुकी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो गाइज नेक्स्ट जो है ना वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे रिलेटेड क्लिनिकल ओलिगोहाइड्रोमनियाज और पॉलीहाइड्रोमनियाज है। पोली का मतलब ज़्यादा है ना, तो अगर वो फ्लूइड ज़्यादा हो जाए हद से तो इसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज या हाइड्रोमनियाज। अगर वो फ्लूइड कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज। अब एक जो आपने बात याद रखनी है ना, वो 10th वीक के अंदर जो है ना बेबी का अगर एमनियोटिक फ्लूइड चेक करें तो वो होगा 30 ml। 20 वीक के चेक करें तो 450 ml से 500 ml होगा। अगर 37th वीक में वो चेक करें तो वो कितना होगा, वो होगा 800 से 1000 ml जो है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड होगा। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अगर इससे जो है ना वो ज़्यादा फ्लूइड हो जाए तो हम किसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज। अगर इससे कम हो जाए तो ओलिगोहाइड्रोमनियाज। अब ये फीटस है, ठीक है, इसकी ये लेयर है एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है। अब अगर पॉलीहाइड्रोमनियाज तो ये ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन को और बड़ा कर देगा और फीटस के ऊपर दबाव डालेगा। अच्छा, ये क्यों होता है बाहर फ्लूइड ज़्यादा, इसकी बेसिकली वजह क्या होती है कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज, अच्छा मैं बताना भूल गया, अगर 400 ml यानी 37th वीक में 400 ml से भी फ्लूइड कम होना तो 800 से 1000 ml चाहिए, लेकिन वो 450 ml से कम हो तो उसे हम ओलिगोहाइड्रोमनियाज कह देते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमनियाज के अंदर कहाँ तक जाता है, ये इसकी डबल हो जाता है, 1000 से वो 2000 तक जाता है। ये आपने एक बात याद रखनी है, एडिशनल मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी ओलिगोहाइड्रोमनियाज और पॉलीहाइड्रोमनियाज की कंडीशंस क्या क्या है। मैटरनल डायबिटीज़, सबसे पहले मैं ना पोली की बात कर रहा हूँ कि फ्लूइड ज़्यादा क्यों होता है ये बाहर वाले में। पोली की हाइड्रोमनियाज की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। माँ को या तो शुगर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, माँ भी फूली हुई है, बच्चा भी फूला हुआ होगा, बाहर जो फ्लूइड ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा जो है ना वो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई डिसऑर्डर है, एनसेफली जैसे कि प्रीवियस डिस्कस नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कोई है, या फिर उसे इसोफेजियल GIT डिफेक्ट है, मतलब वो फ्लूइड पी ही नहीं रहा, फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है ना, तो फीटस जो है ना वो पीता है फ्लूइड को, तो वो फ्लूइड पी नहीं रहा, मतलब GIT का कोई ना कोई जो है ना वो लॉस ऑफ फंक्शन है। माँ को डायबिटीज़ है या फिर कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर GIT की जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन है। इस वजह से जो होगा वो पॉलीहाइड्रोमनियाज होगा। ओलिगोहाइड्रोमनियाज क्या होगा, मतलब ये बाहर वाला फ्लूइड कम है, अंदर वाला फ्लूइड ज़्यादा है। क्या होगा, बच्चा फ्लूइड तो पीता जा रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकाल रहा यूरिन के ज़रिए, वही यूरिन जो है ना वो इसका एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है ना। ये ईजी वे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से जो है ना उसका यूरिनरी ट्रैक जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो पीता जा रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा फ्लूइड, तो बच्चे के अंदर ही सारे का सारा फ्लूइड स्टोर हो रहा है। रिजल्ट फ्राम रीनल एजेंट, मतलब उसे किडनी का भी प्रॉब्लम है, किडनी जो है ना वो यूरिन नहीं बना रहे, दे लेक फ्लूइड इन दी एमनियोटिक बैंड में फीटस एंड काज क्लब फूड। अब जब ये जो फीटस के पाँव है ना, अगर ये मेम्ब्रेन और नज़दीक आ गई और नज़दीक है तो फीटस के पाँव को दबा देगी, जिसकी वजह से अंदर की तरफ इन्वर्टेड फुट होंगे, जिसे हम कहते हैं क्लब फुट भी। ये फीटस की जो है ना वो निशानी होती है। एंड दी फीटल ब्रीथ, अच्छा
उसको जो है ना वो ब्रीथ करने के लिए जो है ना ब्रेथ करने के लिए इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, तो उसके लंग्स भी इतने फंक्शनल नहीं हो गए। तो लंग्स हाइपोप्लेजिया और क्लब फुट जो है ना वो ओलिगोहाइड्रोमियाज की निशानी है, डायबिटीज़ मेलाइटस 2 और कंजेंटल कोई डिफार्मेशन हो गया, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर हो गया, या इसोफेगस का कोई डिसऑर्डर, वो पॉलीहाइड्रोमियाज में आता है। अगर मैं यार इजी वे में आपको यहाँ पे लिख के दूँ ना, जब भी पोली का लफ्ज़ आ जाए तो आपने कहना है कि 2000 से जो है ना वो अबाव जो है ना फ्लूइड हो गया है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर आपने क्या करना है, डायबिटीज़, अच्छा ये इडियोपैथिक भी होती है ना, अभी तक इसका ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो डायबिटिक मदर के अंदर होता है, या CNS का डिसऑर्डर है, या फिर जो है ना वो कोई कंजेंटल फैमिली हिस्ट्री है इस वजह से, या फिर GIT की जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस वजह से वो बेबी पी नहीं रहा। ओलिगो के अंदर क्या होगा, 400 ml से आपने फ्लूइड कम बता देना है, ठीक है। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओलिगोहाइड्रोल 400 ml से कम होगा। इसके अंदर क्या होगा, रीनल एजेंसीज, मतलब यूरिन ही नहीं कर रहा जो एमनियोटिक फ्लूइड बन जाए, रीनल एजेंसीज इसका मोस्टली जो होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा कि यूरिनरी ट्रैक जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, ठीक है, यूरिन उसका सारा का सारा बंद हुआ पड़ा है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्लब फुट जो है ना वो आपको होंगे, ये मतलब अंदर की तरफ धंसे हुए पाँव होंगे, और लंग्स हाइपोप्लेजिया, मतलब उसे सांस लेने की जगह नहीं मिली, तो लंग्स जो है ना वो इतना जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये ओलिगोनोरी, आसान अल्फाज में ये छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्लिनिकल एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, मतलब अगर एमनियोन जो है ना वो फट के फीटस के किसी जो है ना पाँव के ऊपर यूँ रोल हो जाए, या हाथ के ऊपर हो जाए, अगर उसकी उंगली के ऊपर हो जाए, वो उंगली के रोल होगी, ये उंगली को सारे के सारे को काट देगी। इसको हम कहते हैं एम्प्यूटेशन या रिंग कॉन्स्ट्रिक्शन, इसका दूसरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। बाकी ये क्रेनियल, यार एक तो इसी कैमरे को क्या मसला हो गया, चलें, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस हो गया। इसके अंदर क्या होता है, सूचेस जो होते हैं ना वो क्लोज नहीं हो पाते। माइक्रोसेफेली मतलब स्मॉल स्कल्ड होगा, एंड माइक्रोस्फेली की आपने मोस्टली देखे होंगे, ये छोटे सर वाले जो है ना लोग अमूमन बाज़ारों में मांगने वाले फिर रहती है, वो माइक्रोस्फेली होती है, स्मॉल स्कल्ड हो गया। एनक्रोप्लेजिया क्या होता है, वो जिनका कद छोटा रह जाता है क्योंकि हार्मोनल की वजह से। पोलैंड सिंड्रोम में क्या होता है, पैक मेजर और पैक माइनर की एब्सेंट हो जाती है। एमिलिया में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट लिम्ब। मीरोमिलिया में क्या होता है, लिम्ब तो होता है लेकिन उसका कोई ना कोई पार्ट जो है ना वो आधा बना होता है या फ्यूज़ नहीं हुआ, आपस में फ्यूज़ जो होते हैं प्रॉपर उसका बना नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है, इसे हम कहते हैं मीरोमिलिया। नेक्स्ट है क्लेफ्ट हैंड एंड फिट हो गया। क्लेफ्ट हैंड में क्या होता है कि ये जो है ना वो इस तरह जो है ना वो आपको मिलेंगे उस पेशेंट के अंदर ना, ये दो उंगलियां आपस में फ्यूज हुई होंगी, इसे हम कहते हैं क्लेफ्ट हैंड। अगर ये पाँव के ऊपर हो तो क्लेफ्ट फिट होगा। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल हिप डिसलोकेशन। मोस्टली ये गर्ल्स में होता है। कॉन्जेनिटल हिप डिसलोकेशन कंसिस्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड ऑफ एसिटेबुलम एंड फीमर। फीमर भी अंडर डेवलप है और हेड ऑफ एसिटेबुलम और हेड ऑफ फीमर अंडर डेवलप है। ये मोस्टली अगर इन फीमेल न्यू बॉर्न हो गया, डिसलोकेशन अगर आफ्टर बर्थ हो गया, और ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन हुई पड़ी है। ब्रीच डिलीवरीज हो गया, मतलब कि ना वो खींचातानी के दौरान भी जो है ना वो बर्थ के दौरान भी ये सारे के लेग्जेटी ऑफ द जॉइंट कैप्सूल हो गया, ये सारी भाई बातें फीमेल के अंदर ये आपने पढ़ लेनी है 161 में। मतलब आपने ये सिंपल यही कहना कि हेड ऑफ फीमर जो है ना वो उसका अंडर डेवलप्ड होता है। इसके अलावा जो है ना वो एसिटेबुलम जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ना हिप बोन का, वो अंडर डेवलप होता है, जिसकी वजह से फिटनेस अच्छी नहीं होती और वो डिसलोकेट होता है। एक जो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है इस्चियोसिस हो गया। ये पेज नंबर है 340 के ऊपर है। एक्सेसिव क्रेटिनाइजेशन ऑफ स्किन अगर हो जाए, स्किन के ऊपर हद से ज़्यादा क्रेटिन आपको नज़र आए फीटस की, तो ये होती है इस्चियोसिस हो गया। ये कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है। अब ये रेडियोपैक ओपेरस होती है, इसे कहते हैं हार्लेक्विन फीटस हो गया। ये हाइपर इस्चियोसिस का जो फीटस होता है, एक्सेसिव क्रेटिनाइजेशन का, उस फीटस को हम कहते हैं हार्लेक्विन फीटस हो गया। एक जो और बात जैसे कि डर्मेटोग्राफिक्स हो गया। ये अगर फिंगर प्रिंट्स की कोई स्टडी हो ना, तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर मेडिकल जेनेटिक्स के लिए, वो सारी की सारी फिंगर प्रिंट की स्टडी से लिए वो डर्मेटोग्राफिक्स हो गया। नेक्स्ट जो क्लिनिकल अब होता है हाइपरट्रैकियोसिस हो गया। अगर किसी बेबी के जिस्म के ऊपर बाल हद से ज़्यादा हैं, एक्सेसिव हेयरनेस हो गया, ये जिस तरह इसके नज़र आ रहे हैं ना, हद से ज़्यादा ये बाल आपको नज़र आ रहे हैं, इसके हम कहते हैं हाइपरट्रैकियोसिस हो गया। अगर किसी के बाल आपको नज़र न बिल्कुल गंजा मंजा हो, तो उसे हम कहते हैं एट्रिकिया।
एट्रिकिया जो भी आप पढ़ लें इसे, अगर उसके ऊपर हेयर ना होंगे, इसके अलावा नेल्स और टीथ के भी थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज़ को नज़र आए साथ, आप उसे कहेंगे एट्रिकिया। अगर हाइपरट्रैकियोसिस का लफ्ज़ आए तो आपने एक्सेसिव हेयर करना है, अगर इस्चियोसिस का लफ्ज़ आए तो हाइपरकेराटिनाइजेशन करना है, डर्मेटोग्राफिक्स का लफ्ज़ आए तो आपने सिंपली स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स करना है। अब जो है ना गाइस, नेक्स्ट जो एक पोलीथीलिया, ये ऑलरेडी मैंने थोरेक्स में डिस्कस किया, एमेस्टिया, एथीलिया, पोलीमेस्टिया, पोलीथीलिया और गाइनोमेस्टिया। मैं जल्दी से बताऊँ, गाइनोमेस्टिया मेल के अंदर अगर ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है गाइनोमेस्टिया। अगर एमेस्टिया है ना तो ये एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट हो गया। एथीलिया जो है ना एब्सेंस ऑफ निपल हो गया। पोलीमेस्टिया इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रेस्ट, पोलीथीलिया इंक्रीज नंबर ऑफ जो निपल हैं वो होते हैं, सिंपली यही होती हैं। अब जो है ना वो नेक्स्ट एक जल्दी से मैं बता दूँ डेवलपमेंट ऑफ जो है ना ब्रेस्ट क्या होता है। ये सारे के सारे आपको मिल्क लाइन आ रही है, नज़र आ रही है। डेवलपिंग मेमोरी ग्लैंड है 3rd to 8th मंथ के अंदर, तीसरे से 8वें मंथ। एक्सेसिव निपल हो गया। ब्लू लाइन जो होती है मेमोरी लाइन, मिल्क लाइन, लाइन ऑफ श्वाज या इसे हम कहते हैं मेमोरी लाइन हो गया। ये एक्टोडर्मल थिकनी होती है, एक्जिला से ग्रोइन रीजन तक होती है। ये फिर क्या होता है, एक्टोडर्मल थिकनी ये कम होते होते यहाँ पर ब्रेस्ट, ये फिर बातें एक्टोडर्मल जो है ना वो बड बनते हैं। यहाँ तक जो रह जाती है ना ये चेस्ट वाली इससे यहाँ पे रह जाती है, इसे हम कहते हैं मेमोरी पिट जो है बर्ड जो कैनलाइजेशन होती है, फिर वो कैनाल बनती है, लेक्टिफेरस साइनसिस बनती है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट बनती है, और आखिर में जो है ना ये सारे का सारा ब्रेस्ट फीमेल का बन जाता है। होप सो आपको क्लिनिकल समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। मैंने ये ऑलमोस्ट सारे के सारे डिस्कस कर दिए इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। फिर भी अगर कोई रह गया तो आप मुझे बता सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट सारे के सारे यहाँ करना है। एक और बात जो इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, अल्फ़ा फेप्टोप्रोटीन का एक आता है एमसीक्यू AFP का। अगर इसका लेवल जो है ना वो हम ना मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग के अंदर करते हैं, अगर इसका लेवल ज़्यादा हो तो AFP का लेवल कम हो तो क्या क्या होता है। अगर कम होगा तो वो डाउन सिंड्रोम है, मतलब मैंने यूँ ज़रा देखा डाउन हो जानी है हर AF का तो डाउन सिंड्रोम होगा। अगर ये इसका लेवल डाउन है तो डाउन सिंड्रोम होगा। अगर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होगा तब भी ये इसी के अंदर आएगा। सेक्स से रिलेटेड जितने भी नॉर्मेलिटीज़ है ना इसके अंदर ये आ जाएगा। अगर अल्फा पेप्टोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसको गैस्ट्रोशेसिस हो गया, मतलब कि उसका जो है ना वो गैस्ट्रिक जो इंटीरियर एब्डोमिनल वाल वो प्रॉपर नहीं बनी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ओमाफेलोसील हो गया, मतलब उसके हर्निएशन जो है ना वो बैक नहीं हुई आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दी एब्डोमिनल वाल। इसके अलावा आप कह सकते हैं उसको कोई ब्लैडर की रिलेटेड है, एमनियोटिक बैड सिंड्रोम है, या टेराटोमा अगर हो ना, मतलब कैंसर वगैरह हो, कैंसर में हर चीज़ इंक्रीज़ हो जानी तो सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा होगा। अच्छा, अगर जो है ना वो रेमिनेंट्स ऑफ प्रिमिटिव स्टीक आ जाए, प्रिमिटिव स्टीक, तो आपने कहना है सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा। अगर रेमिनेंट्स ऑफ नोटोकार्ड आ जाए तो फिर क्या कहेंगे, फिर आपने जो है ना ये सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा नहीं लगाना, आपने लगाना कॉन्ड्रोमास। ओके हो गया, ये बात नहीं भूली है। अगर प्रिमिटिव स्टीक रह जाए वो ख़त्म ना हो तो सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा एंड लंबो सैक्रल रीजन। अगर रेमिनेंट्स ऑफ नोटोकार्ड रह जाए तो कॉन्ड्रोमास होगा, ये कैंसर होगा मुकम्मल। होप सो आपको समझ आ गई। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।